All right. So essentially आज हम cover करेंगे international political economy, which in short is known as IPE. So IPE जो है that in the larger scheme of things, इसमें इस particular slide में आप लोगों को background पे काफी सारी चीजें नजर आ रही होंगी for aspects of this particular subject in general. Remember this कि international political economy जो है, it is looked upon as a larger policy environment. अब पॉलिसी इन्वायरमेंट से क्या मतलब है? अब इसमें आते हैं द मूवमेंट ऑफ मनी अक्रॉस द ग्लोब, ट्रेड एंड फाइनेंस, कि किस तरह से ट्रेड और फाइनेंस मूव करता है, वेयर इज द कैश फ्लो गोइंग एंड वेयर इज इट मेनली कमिंग फ्रॉम. अब इसके अंदर आपके पास आ जाती हैं प्रोडक्ट्स दैट आर मूव्ड in the form of raw material and products that are moved in the form of a final product, in the sense के जिसमें आपके पास जो है टेक्नोलॉजी आ जाती है. अगर किसी चिप को बनाने के लिए किसी और या रॉ मटेरियल की जरूरत है, फॉर एग्जांपल लिथियम बीइंग अ क्लासिकल एग्जांपल, जिसके काफी सारे जो है ज़खायर वो अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं. इफ दैट लिथियम इज एक्सपोर्टेड टू लेट अस अज्यूम अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, वी कैन से जर्मनी और द यूएस, तो वहां पे जो बनने वाली चिप है वो उसकी कॉस्ट को, लिथियम की कॉस्ट को बीट करती है. दैट मीन्स कि दुनिया में इस वक्त दो तरह के ममालिक हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. एक वो जो रॉ मटेरियल को ट्रेड करते हैं, जिसको अगर हमने ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैंने आपको उसमें वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी बताई थी कि दुनिया में 3 तरह की स्टेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, विद द सेंट्रल स्टेट्स, जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं, जो कि डेवलप्ड स्टेट्स हैं, उनको कहते हैं कोर स्टेट्स. और फिर है सेमी पेरिफेरी, जो कि सेंटर में फॉल कर रही हैं, वो कंट्रीज जो के डेवलप हो रहे हैं या जिनकी इकोनॉमी बड़ी स्पीड से ग्रो करी है, उसमें इंडिया, मलेशिया, असायन कंट्रीज आ गए, एंड वो वहां पे फॉल करते हैं. एंड देन दीज आर द पेरिफेरी कंट्रीज, जहां पे दैट आर रिसोर्स रिच, मिनरल रिच, आप उनको एग्रीकल्चरल स्टेट्स भी कह सकते हैं, लेकिन उनके पास फाइनल प्रोडक्ट या उस फाइनल प्रोडक्ट को क्रिएट करने की टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है. तो होता क्या है कि दिस अल्टीमेटली लीड्स टू अ फिनोमेना कॉल्ड मर्केंटाइलिज्म, कि आप बेचते हैं एक रॉ मटेरियल जो कि सिर्फ आपके पास है, लेकिन उसको प्रोसेस करने वाली जो कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर या व्हाटएवर ऑफ दैट सॉर्ट इज फाउंड इन द कोर स्टेट. तो कोर स्टेट उसको मैन्युफैक्चर करती है, उसको डिफाइन करती है, रिफाइन करती है, और वो चीज जो है फिर आप ही खरीदते हैं, बीइंग द कंज्यूमर्स या बीइंग द मार्केट, एट अ मच हायर प्राइस. तो आपको होता है एब्सोल्यूट लॉस, विच मीन्स कि जो आपने रॉ मटेरियल राउट किया था वो तो चीप है, जो प्रोडक्ट आपने उनसे खरीदी वो महंगी है. सो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट लॉस, या जिसके अंदर हम कहते हैं मर्केंटाइलिज्म, यानी कि वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, या जो आपको बारहा कहा जाता है कि जी बॉर्डर नहीं होने चाहिए, टैक्सेशन लेवी नहीं होनी चाहिए, इंपोर्ट्स पे ड्यूटीज कम होनी चाहिए. अक्सर जो कोर स्टेट्स हैं वो यू वुड फाइंड देम लॉबिंग फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, जहां पे उनकी टैक्सेशन कम होगी. पर इसका जो ड्रॉबैक है एक मेजर, वो क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब इंपोर्ट और ड्यूटीज आपको नहीं लगाएंगे तो दिस लीड्स टू अ फिनोमेना ऑफ मर्केंटाइलिज्म, व्हिच मींस कि उनको हर सूरत फायदा है, उनका प्रॉफिट मार्जिन और भी बढ़ जाएगा. और जो ये पेरिफेरी की स्टेट्स हैं जो सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोसेस कर सकती है, पाकिस्तान बीइंग अ क्लासिकल एग्जांपल, तो उनको होगा एब्सोल्यूट लॉस, क्योंकि मटेरियल भी उनका है, कंज्यूमर भी उन्हीं का है, और वो अगर उसमें से टैक्स की कहानी भी माइनस कर दे तो आपके मुल्क को तो सिर्फ लॉस ही है. फिर देन वी कम टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस, व्हिच इज कॉल्ड द एक्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी. पॉलिटिकल क्यों है ये इकोनॉमी? बिकॉज जो पॉलिसीज बनती हैं, जो वॉर इनिशिएट होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएट होता है, रिमेंबर दिस दैट नो डिसीजन इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज टेकन विदाउट एन इकोनॉमिक बेनिफिट इन माइंड. ये तो स्टोरी आपने सुनी होगी अफगान वॉर की, कि जी बड़ा लॉस हुआ यूएस को, इतने लोग उनका नुकसान हुआ, एंड इट लेड टू एन सॉर्ट ऑफ लाइक अल्टीमेट उनकी डिफीट है, ये है, वो है, फलां है, और यू हर्ड ऑल ऑफ दिस हैपनिंग ऑन टीवी. बट डू यू रियली थिंक कि उनको लॉस हुआ? उनको एक्चुअली लॉस नहीं हुआ, उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा थ्राइव हुआ. I will share with you a particular video by Brant Russell, जिसे बड़ा अच्छी तरीके से एनालाइज किया है कि जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अप टू 400% प्रॉफिट हुआ है फ्रॉम द ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान.
ये आप लोग देख रहे होंगे टीवी पे न्यूज राइट नाउ, दे शोइंग द नंबर ऑफ वेपन्स, द हमवीज एंड जो कि उनके ब्लैक हॉक जेट्स है, थिंग्स दैट द अमेरिकंस हैव लेफ्ट बिहाइंड। ऑन द सर्फेस ऑफ इट यू थिंक कि शायद उनको लॉस हुआ है, दे हैव लॉस्ट द वॉर, दे लॉस्ट देयर एसेट्स एंड दे हैव बेसिकली रनिंग अवे। दैट्स नॉट ट्रू। द एक्चुअल एब्सोल्यूट इकोनॉमिक बेनिफिट of this war was substantial for America. Now, which is the country that is the largest industry of weapons in the world? It is America. जो largest weapons budget है, जो weapons development schemes है, all of that is routed through America. All are American companies. तो जो defense contractors हैं, उनको बड़ी एक sort of उनकी बड़ी strong lobby भी है अमेरिका के अंदर, और उनकी बहुत ज्यादा sort of say भी है कांग्रेस के अंदर। So basically, अगर आप उस पे देखें तो almost up to 400% in the last 2 decades they have gained benefit, and मतलब इतना उनको profit हुआ है कि ये सब चीजें वो जो छोड़ भी गए हैं, ये absolute terms में उनके लिए loss नहीं है. They have earned a lot from that country for over this particular conflict. हार जीत is for the masses. It is not for the political economy. फिर हम बात करते हैं कैपेबिलिटी की, कि जो एक इंटरडिपेंडेंस है जो कि एक ग्लोबल इकोनॉमी को पॉसिबल करती है या एम्पावर करती है, या वो क्या सोशियो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जिनके थ्रू कोई भी कंट्री अपनी स्ट्रेंथ को असर्टेन करता है. व्हाई इज अमेरिका लीडिंग द वर्ल्ड राइट नाउ? 2 reasons. They have a very strong economy, they have a very very strong geographical advantage, एंड उस सब चीजों के फायदे से उनको एक और जो बेनिफिट मिलता है वो ये है कि दे कैन राउट और दे कैन सॉर्ट ऑफ से टू द वर्ल्ड दैट वी हैव द लार्जेस्ट वेपन्स इंडस्ट्री. तो पूरी दुनिया में अगर कॉन्फ्लिक्ट से कोई इकोनॉमिकली बेनिफिट करता है तो दैट इज यूएस, या हर वो कंट्री जो कि वो चीजें सेल करती हैं दैट विल एक्चुअली ओनली lead to any kind of benefit if there is conflict in the world. World peace is not profitable. On the surface of it you might think कि जी world peace जो है उसके लिए aim कर रहे हैं या humanitarian causes के लिए लोग interfere करते हैं या states interfere करते हैं, but that's not true at all. It is always to do with the political economy. Remember this, if there is a conflict happening somewhere, someone somewhere is making money off it. War is very good business. फिर हम आते हैं इंफॉर्मेशन, कि किस तरह इंफॉर्मेशन को वेपनाइज किया गया. एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ द 5th and 4th जनरेशन वॉरफेयर सिस्टम्स. आई एम श्योर आप लोगों ने इसके बारे में सुना तो होगा ही एटलीस्ट. इंफॉर्मेशन से वॉर कैसे लड़ा जाता है? बाय सिलेक्टिवली चूजिंग टू रिपोर्ट ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स, चूजिंग टू रिपोर्ट द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट दैट आर let us say popular या unpopular. That is how a media outlet controls the narrative. आपकी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिल रही है? कितने लोग हैं जो न्यूज से हट के अपनी सॉलिड रिसर्च करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो मीडिया आपको इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहा है वो कितनी एक्यूरेट है? कितने लोग उसको क्वेश्चन करते हैं? ऑलमोस्ट 95% ऑफ द पीपल या पॉपुलेशन अक्रॉस द ग्लोब फॉलोज द मीडिया नैरेटिव. उसमें मीडिया चैनल्स का नैरेटिव आपस में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है कि लिबरल वर्सेस सॉर्ट ऑफ कंजर्वेटिव, मगर एक जो एब्सोल्यूट बेनिफिट है ना दोनों साइड्स को, रिमेंबर दैट कि उससे हट के कोई बात नहीं करेगा. अगर आप आज से कुछ साल पीछे चले जाएं एंड यू रिमेंबर कि जब 2001 का अटैक हुआ है एंड व्हेन 9/11 एक्चुअली हैपेंड, उस जमाने का नैरेटिव उठा के देखें, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप का नैरेटिव उठा के देखें, उसको कंपेयर करें आज के नैरेटिव के साथ. इवन राइट नाउ जो इतने सारे जर्नल और इस तरह के जो सॉर्ट ऑफ बोर्ड्स पे लोग बैठे हुए हैं जो कि एक्सपर्ट्स बन के केबल न्यूज के ऊपर यूएस के आते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ऑन सम सॉर्ट ऑफ पे रोल इन अ वेपन्स इंडस्ट्री, या उनकी कोई डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की किसी पर्टिकुलर जगह से वो प्रॉफिट कर रहे हैं या बेनिफिट कर रहे हैं, विच इज व्हाई दे आर एक्सट्रीमली अगेंस्ट अमेरिका पुलिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान. कि जी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है, वीव लेफ्ट देम हाई एंड ड्राई. इट्स नॉट ट्रू. इट्स सिंपली नॉट ट्रू, बिकॉज उनकी जो इकोनॉमिक एक प्रॉफिट जो उनको हो रहा था वो कट ऑफ होने जा रहा है. सबसे मेजर कॉज या रेजिस्टेंस जो है वो आपको वेपन्स इंडस्ट्री के लोगों से एसोसिएटेड लोगों से मिलेगी.
ये एक अंडरस्टूड बात है. सो ये देखना कि किस तरह पॉलिटिकल डिसीजंस are navigated across the globe are usually based in economic decisions. It has little to do with your personal beliefs या एक as a कॉम भी आपको लग रहा है कि अगर आपकी कोई certain belief systems हैं और आपकी leadership उसको follow करी तो that is not true. Your leadership is only following कि उनको profit कहाँ से और loss कहाँ से, उस लम्हे में profit loss या cost benefit analysis करती है आपकी गवर्नमेंट, आपकी दूसरे मुल्कों की, और वो देखती है कि भाई इस डिसीजन से हमें फायदा कितना है और नुकसान कितना है. और वो कुछ एब्सोल्यूट टर्म्स में, इन टर्म मॉनेटरी वैल्यू को अगर आप देखें कि जी इतना हमने उस पे एसेट्स लगाए, तो उन्होंने सोचे कमाया कितना होगा क्योंकि वॉर पे लग इतना गया है. सो दैट डज नॉट रियली प्रेजेंट एन एक्चुअल पिक्चर ऑफ द सिचुएशन. ठीक है जी. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लुक थ्रू द लेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आल्सो एंड द IPE. इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसकी दो वजूहत है कि दिस इज essentially this particular subject runs through every single policy decision taken on a global level. ये जहन में रख के इसको हम आगे बढ़ेंगे. Okay, so these are the three aspects: understanding the international political economy, conceptualizing IPE related issue areas, कि वो कौन से एरियाज हैं जहां पे ये वाली जो फिलॉसफी है वो एकदम स्पीड अप होती है. फिर आखिरी जो चीज आती है कि जो डोमिनेंट पर्सपेक्टिव्स क्या हैं और वो कौन से फ्रेमवर्क्स हैं जिनके अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी फंक्शन करती है, कि हर डिसीजन के पीछे एक लॉजिक होती है. नो स्टेट विल एवर टेक अ डिसीजन दैट इज आउटसाइड ऑफ इट्स सेल्फ इंटरेस्ट. एटलीस्ट नो स्टेट दैट इज बीइंग रन बाय अ बंच ऑफ पीपल एंड नॉट जस्ट वन डिक्टेटर. वहां पे तो आप ये क्लेम कर सकते हैं ना कि एक बंदे की विल है, लेकिन जहां पे कोई सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है किसी किस्म का भी, वेदर इट इज सोशलिस्ट, वेदर इट इज डेमोक्रेटिक, व्हिचएवर, अगर वो एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू अप्रोच द इशू एज इफ टू गेज देयर बेनिफिट एंड देयर लॉस इन टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्टेप. राइट एंड रॉन्ग का इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं है. Now, let us get to the definition of international political economy. It is important to understand कि यहाँ पे हम जब इस चीज को particularly देखते हैं तो we look at two aspects: your economy, कि इकोनॉमिक्स किस तरह इंटरनेशनल सिस्टम को गवर्न कर रही है, और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का इकोनॉमिक्स के साथ कितना ताल्लुक है और कैसा ताल्लुक. ये चीज जो है गवर्न करती है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी. सो ये पूरा एक सिस्टम है और ये आपस में इतने क्लोजली इंटरलिंक्ड हैं कि ये कहना कि किसी भी स्टेट का डिसीजन जो है उसका इकोनॉमिक से कोई ताल्लुक नहीं है वुड बी अ फॉल्स स्टेटमेंट. एवरी स्टेट मेक्स डिसीजंस व्हाइल कीपिंग द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इन माइंड. Why is it कि पाकिस्तान कैन नॉट ऑफिशियली और एट एनी पॉइंट इंटरवीन इन द पैलेस्टीन क्राइसिस? क्यों पैलेस्टीनियंस की मदद के लिए लोग यहां से नहीं जा सकते? Because the repercussions, the global sanctions या economic burden जो पाकिस्तान को face करना पड़ेगा in retaliation from Israel, which is a very strong economic state, and from other states that are dependent or directly linked with Israel, वो बहुत severe होगा. इसलिए कोई भी political step इस direction की तरफ नहीं उठाया जा सकता. अब इसको दूसरा क्या पॉइंट है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, पॉलिटिकल व्यूज हैं और इकोनॉमिक रियलिटी है, ये मतलब एक तरफ एक सिक्के के दो फेसेस हैं. एक साइड पे पॉलिटिक्स है और एक साइड पे इकोनॉमी है, एंड देयर एसेंशियली द फेसेस, टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन. कि आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल डिसीजन इसलिए लिया गया बिकॉज इस लीडर का ये ओपिनियन था. नहीं, मोस्ट प्रोबेबली उसकी ऑपोजिट साइड को आप स्टडी करेंगे, यू वुड फाइंड कि उसके पीछे कोई बड़ा सॉलिड इकोनॉमिक रीजन होगा. तो अब इसको हमने क्या समझना है कि जी दो प्राइमरी एक्टर्स हैं यहाँ पे, आपकी इंटरनेशनल लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे. नेशनल लेवल पे आपकी गवर्नमेंट है, आपकी स्टेट की पॉलिसीज हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे आपकी जनरल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं या पॉलिटिकल जो एफिलिएशंस हैं वो. इन चीजों का आपस में जो सिस्टमैटिक रिलेशनशिप है उसकी बेस पे हम ये गेज करते हैं कि जी इस वक्त जो है द पॉपुलर बिलीफ क्या है, एंड यू हैव टू गेट विद द प्रोग्राम एसेंशियली कि जी जो पॉलिटिकल नैरेटिव है एक ग्लोबल, उससे हट के आप अगर बात करेंगे तो यू वुड बी लेबल्ड एज समवन हु इज आउटसाइड ऑफ द नॉर्म्स
या जो कि कोई भी आप पे इल्जाम लग सकता है, फ्रॉम बीइंग अ टेररिस्ट स्टेट टू अ रोग स्टेट टू बीइंग समवन जो कि एथिकल वैल्यूज नहीं फॉलो कर रहे या ह्यूमन राइट्स वायलेशन करें, ये सारी जो है ना, रिमेंबर दिस इज ऑल लिप सर्विस प्रोवाइडेड एट अ ग्लोबल लेवल। यानी कि आपको वो सारी वो वाली बातें बता रहे हैं जो सुन के पब्लिक जो है वो तैश में आ सकती है या उसको गुस्सा चढ़ सकता है कि नहीं नहीं ये जुल्म हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है। अब कोई ये पूछे कि अफगानिस्तान के हमले के ऊपर अगर आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे सिस्टमैटिकली, तो यू वुड फिगर आउट कि द डिसीजन मेड नो सेंस व्हाटसोएवर। किसी किस्म की उसमें कोई लॉजिक नहीं थी, कोई बेसिस नहीं थी। देयर वाज नो नीड टू ऑक्यूपाई अफगानिस्तान, देयर वाज ओनली एवर अ रीजनेबल पॉलिटिकल इकोनॉमिक बेनिफिट। उसी तरह अगर इराक की इन्वेजन को आप जस्टिफाई कर लें तो कोई एक्सेप्शनल थ्रेट वहां पे पोज नहीं कर रहा था। ये यहाँ पे इस पे तो अब यूके में भी रिपोर्ट आ चुकी है जो कि टोनी ब्लेयर की एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करती है। एंड फिर अब यूएस के अंदर भी मल्टीपल रिपोर्ट्स हो चुकी हैं, डीक्लासिफाई हो चुकी हैं चीजें, विकीलीक्स से बड़ा कुछ पता चल गया था लोगों को। सो व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यू रियलाइज कि स्टेट्स की अल्टीमेट जो सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन है टुवर्ड्स वॉर या पीस इज ऑलवेज यूजुअली इकोनॉमिकली ड्रिवन। अब इस वक्त चाइना इज द फोर रनर ऑफ पीस इन साउथ ईस्ट एशिया। व्हाई? बिकॉज इट दे विल बेनिफिट फ्रॉम इट। दे वांट द वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। दे वांट कि उनकी इकोनॉमिक पावर इनहेंस होगी, उनकी इन्फ्लुएंस इंक्रीज होगी अगर एक रोड जो है वो ताशकंद से लेके आपके बीजिंग या जिनजियांग प्रोविंस के साथ कनेक्ट हो जाती। इट इज देयर मोस्ट प्रॉब्लमैटिक प्रोविंस। और उनको पता है कि अगर यहाँ से इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो जाती है पाकिस्तान से या सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ कोई एक रूट कनेक्ट हो जाता है तो उस सिचुएशन में उनको बहुत ज्यादा फायदा है, उनकी पोजीशन स्ट्रेंथन होती है। And this is precisely why India was also against the removal of US troops from Afghanistan. Because उन्होंने support, they put their money in the wrong basket. और उन्होंने अपने आप को दूसरी पार्टी के साथ अलाइन किया। Remember this कि ultimately it is a game of money more than anything else. Money, influence and asset. फिर हम आते हैं जी कि ये हमें समझने की जरूरत है कि द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी कम्स फ्रॉम द इंटरनेशनल इकोनॉमी, कि किस तरह से स्टेट्स अपनी टेरिटरी को और अपने ट्रेड को और अपने बिजनेस को रेगुलेट करती है ग्लोबली। ये वहां से सारा कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। So here are some major questions since in the last lecture we were going through this particular discussion कि questions क्या हो सकते हैं। So here are just few options that I'm giving you. अब ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, इनको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज द इंटरनेशनल इकोनॉमी एक्चुअली इफेक्ट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, या किस तरह डोमेस्टिक इकोनॉमीज जो हैं वो इम्पैक्ट करती हैं लार्जर ग्लोबल पिक्चर। जैसे कोर स्टेट्स हैं जो आपकी P5 कंट्रीज हैं, उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज, व्हाई इज इट दैट कि यूएस का जो इलेक्शन है वो पूरी दुनिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि इट इज अ डोमेस्टिक अफेयर नॉनदलेस। लेकिन who Americans choose to put in the White House is very important because that particular decision is going to impact the rest of the world also. सिर्फ उनकी हद तक नहीं वो डिसीजन महदूद रहता। फिर दूसरा सवाल ये है कि क्या बेनिफिट्स या एक्टिविटीज हैं या आउटकम्स हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी के, जो अब जिस तरह से ट्रेड हो रहा है या बॉर्डरलेस दुनिया की तरफ हम बढ़ रहे थे पहले almost a decade ago, and how the trends have shifted towards a more nationalized or more populist approach. So what were those trends that actually led to this deviation? फिर तीसरा है कि क्या इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी आ सकती है कि नहीं। जैसे कि मैंने आपसे शुरू में स्टार्ट में बात की कि वॉर इज अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस या वॉर इज गुड इन जनरल फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज। तो जाहिर है अगर दुनिया से कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा तो ऑल ऑफ दीज पर्टिकुलर कंपनीज या दीज कॉन्ट्रैक्टर्स ये तो दे विल बी पुट आउट ऑफ बिजनेस। तो इनको तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी फायदा है और गवर्नमेंट्स इंटरवीनिंग विद वॉर से भी फायदा है। एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम कहते हैं लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, कि अब वो दौर खत्म हो गया है। अब वी आर एट द क्लोजिंग ऑफ दैट ईरा व्हेन फुल स्केल वॉर is an option anymore. People have come to this realization कि while the economic benefits are plenty, the losses are much higher. मतलब एक long
उसमें अगर एनालिसिस किया जाए तो फिर दे फाइंड कि भी मे बी उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट से और भी ज्यादा फायदा है। लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि भाई एक आप फुल स्केल वॉर में भी नहीं जा रहे और अब एक छोटे लेवल पे रहकर एक कॉन्फ्लिक्ट को आपने जिंदा रखा हुआ है। अब ऐसे कहां पे है जगह? पैलेस्टाइन, कश्मीर, मैनी ऑफ द अफ्रीकन स्टेट्स, अजरबैजान एक एग्जांपल है आपके सामने, सोमालिया के एग्जांपल है। यहाँ पे एक लो स्केल जो है इंटेंसिटी का कॉन्फ्लिक्ट कॉन्स्टेंटली रहा है। मिडिल ईस्ट इज अ हॉट पॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड वी नो दिस, कि वहां पे कोई ना कोई ग्रुप किसी और ग्रुप को सपोर्ट कर रहा होता है एंड एवरीबडी नीड्स वेपन्स टू डू दैट। अब वो फिर आप देखेंगे कि कई लोग जो वो इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहे होते हैं स्टेट्स जो हैं, और कई स्टेट्स जो हैं वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही होती हैं। जिस तरह से कि सऊदी अरब की सारी बैकिंग जो थी वो यमन की गवर्नमेंट को थी, और जो ईरान की बैकिंग थी वो सारी हुती रेबल्स को थी। अब इसके अंदर कोई ना कोई इन्फ्लुएंस एनहेंसमेंट है, कोई ना कोई ट्रेड है। रिमेंबर दिस, के इन्फ्लुएंस के पीछे भी स्टेट्स क्यों भागती हैं? क्योंकि उनके अपने ट्रेड टाई स्ट्रांग हो सकते हैं। उनको नजर आता है कि जी इम्प्रूव्ड हमारा इनके साथ अगर रिलेशनशिप होगा तो हमारी पोटेंशियल ऑफ ट्रेड भी बढ़ेगी, हमारी पोटेंशियल इकोनॉमी में एनहांसमेंट आएगी। राइट नाउ द इंडियन मीडिया इज स्पाउटिंग सो मच नॉनसेंस, लेकिन वो क्या एक बात वो बारहा करते हैं कि ये जो जो एसेट ये अमरीकी छोड़ गए हैं अफगानिस्तान में, ये तो बेसिकली वो पाकिस्तान को हैंड ओवर कर। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का कोई बहुत अवर्स रिएक्शन नहीं है तालिबान की तरफ, पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। इन द लास्ट 2 decades आवर पोजीशन ऑन अफगानिस्तान हैज सब्सटेंशियली रिमेन्ड द सेम, विच इज वाई जो उनकी इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी, जो पहली गवर्नमेंट थी जो अब भाग गई है वहां से, तो वो गवर्नमेंट एक माइनॉरिटी एथनिसिटिक ग्रुप की थी, मतलब जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो पर्शियन स्पीकिंग पठान उनकी गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट जो थी उनके ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर थे, उनके ताल्लुकात बेहतर थे अमेरिका के साथ, लेकिन उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं थे। तो जाहिर है पाकिस्तान को तो कोई दुख नहीं होगा कि ये गवर्नमेंट यहां से चली। अब तालिबान आर गुड फॉर द अफगान पीपल और नॉट, इज नॉट अ कंसर्न दैट पाकिस्तान हैज, एंड दे विल नेवर बी कंसर्न्ड विद दिस। वो बस ये देखेंगे कि भाई हमारी स्टेट को क्या इनके आने से फायदा है या नुकसान है। इन द शॉर्ट टर्म एक अपेरेंट फायदा ही नजर आता। सो ये चीजें जहन में रख के चलेगा कि एक लार्जर एथिकल डिबेट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी नहीं कर रहा होता। सरफेस पे आपको लगेगा कि जी कोई एथिकल बैटल चल रही है, पर ऐसा है नहीं। अल्टीमेटली इट्स अ गेम ऑफ बिजनेस एंड मनी, एंड हु लॉबीज विद मोर मनी और बेटर मनी, दिस इज जस्ट इट। अच्छा, फिर क्या कलेक्टिव एक्शन बी अचीव विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमी? क्या कि कोई यूनिफॉर्म इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी आ सकती है जो कि सारी दुनिया को गवर्न कर सके? अब ये 2 लेवल्स होते हैं एनालिसिस के इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब यहाँ पे इनका इंटरेक्शन होता है इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ, जहां पे आप देखते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब उसमें क्या आपके पास एग्जाम्पल? आईएमएफ की एग्जाम्पल, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वाइपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पेटेंट फाइलिंग देखती है, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के पेटेंट्स को फाइल करते हैं इंटरनेशनली। ग्रोथ सिस्टम्स को देखते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। अब आप ये देखें कि इन सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में शेयर होल्डर सबसे ज्यादा कौन है? यूएस है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है। तो यानी कि इन इंस्टीट्यूशंस में पैसे के थ्रू अपनी इन्फ्लुएंस को कौन एनहांस कर रहा है? अगर आईएमएफ आपकी कंट्री के ऊपर कोई शिकें लगाता है या उनसे कोई डिमांड करता है कि आप ये एनहांस करें, ये इंक्रीज करें, ये कम कर दें, और हम आपको इसके बदले ये अमाउंट दे देंगे, तो व्हाट आर दे आर इफेक्टिवली कंट्रोलिंग योर डोमेस्टिक गवर्नमेंट। दे आर कॉलिंग द शॉट्स। कई चीजें आप मान लेते हैं, कई चीजें आप नहीं मान सकते, लेकिन वो जो इन्फ्लुएंस है वो कहां से जनरेट हो रही? वो तो पीछे से ही आ रही है ना, दूसरी स्टेट से जिनका शेयर है आईएमएफ में या वर्ल्ड बैंक के अंदर। सो इफ यू लुक एट थिंग्स मोर क्लोजली तो विल फाइंड आउट कि भाई ये जो एजेंडा होता है इन सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केस सिनेरियोज दीज एजेंडाज are formulated by the states that have the highest number of stakes in those institutions.
इनकी ज़ाहिर इंडिपेंडेंट तो है नहीं, इनकी फंडिंग आ रही होती है मुख्तलिफ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के साथ, तो ये एक सॉफ्ट पावर को एग्जर्ट करने का तरीका है। उसी तरह नेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, जहां पे डोमेस्टिक पॉलिसी मेकर्स को एक नैरेटिव लेके आते हैं और उस नैरेटिव के जरिए वो आपके मुल्क को चला रहे हैं। जिस तरह इस वक्त हमारा एक बड़ा फेमस नैरेटिव चल रहा है, नया पाकिस्तान, ठीक है। अब आप नोट करेंगे, अब मैंने अगर कोई सपोर्टर्स बैठे हैं यहाँ पे पीटीआई के, तो आई एम श्योर दैट बी हर्ट बाय दिस कंपैरिजन, लेकिन नॉनदलेस इट्स ट्रू। Now, what is the similarity that one can draw from this narrative to the one that Trump had? Make America great again and Naya Pakistan. Do you see? Can you draw comparisons between these two ideologies? Of course you can. Because आप चेंज की आइडियोलॉजी लेकर आप बात कर रहे हैं एक इंटरेस्ट ग्रुप के साथ। क्या है इंटरेस्ट ग्रुप्स? आपके यहाँ पे बिजनेसेस हैं, पैसा आए, इन्वेस्टमेंट हो, इकोनॉमी इंक्रीज करे, और आई एम श्योर कि आपके नोबल वो भी ओपिनियंस भी हो सकते हैं कि जी आपकी जो पुअर क्लासेस को अपलिफ्ट किया जाए, ट्रांसपेरेंसी हो, करप्शन रिड्यूस हो, ताकि मुल्क में पैसा बढ़े, टोटल और एब्सोल्यूट प्रॉफिट्स इंक्रीज हो। लेकिन पॉइंट इसमें एक और जो समझने वाला ये है कि जब आप लार्जर नैरेटिव्स को देखते हैं तो आपको रियलाइज होगा कि जो चीजें ये पॉलिटिकल पार्टीज पुश कर रही होती हैं, तकरीबन हर किसी का इंटरेस्ट यहां तक तो अलाइन नहीं कर रहा होता है कि जी पैसा कहां से आ रहा है और कितना जनरेट हो रहा है। कोई वजह ही होगी कि पाकिस्तान के अंदर इतने सारे ब्रिजेस बनते रहे हैं, जबकि एक्चुअल शॉर्टेज जो थी वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स की। कोरोना की प्रेजेंस में आपको सबसे ज्यादा जो धचका फील हुआ होगा वो ये हुआ होगा कि हाउ अंडर प्रिपेयर्ड मोस्ट स्टेट्स वर टू डील विद सच अ क्राइसिस, बिकॉज हॉस्पिटल्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो जैसे पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसने आखिरी भी जो 10 साल है वो लिटरली इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने में निकाल दिए, तो आप यहाँ से क्या फिर ड्रॉ करते हैं? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्पेंडिंग से लिंक्ड है, उससे इकोनॉमी को एक टेम्पररी बूस्ट मिलता है। आप पैसा डालते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के पास पैसा जाता है, और कुछ टेम्पररी टाइम फ्रेम के लिए जो आपकी ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा शो होती है। पर रिमेंबर दिस कि ये ग्रोथ आर्टिफिशियल होती है, क्योंकि ये उसी वक्त खत्म हो जाएगी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे मुक जाएंगे या लोन के पैसे खत्म हो जाएंगे। तो अब जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जैसे कि आपके कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, वैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर आपकी देखिए जो बिल्डर्स हैं या कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, इवन योर पॉलिटिकल पार्टीज आर हेविली इन्वेस्टेड इन कंस्ट्रक्शन फर्म्स, इन ट्रांसपोर्ट। लाइक कोई ऐसा बंदा इस वक्त पार्लियामेंट में आपके बैठा है जिसका अपना कोई इंटरेस्ट ना हो किसी पॉलिसी के साथ। So ultimately, people that move into the arena of politics are either lobbied by interest groups, businessmen, या they are themselves businessmen. और ये फिर इंस्टीट्यूशंस आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कौन सी पॉलिसीज इंक्रीज होती हैं और क्या फाइनली चीजें बनती हैं, वो आपको शो करेंगी एक्चुअल पिक्चर कि डिसीजन मेकिंग इज डन टुवर्ड्स सेविंग मनी, इंक्रीजिंग मनी एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि भी किसी भी पॉलिसी डिसीजन का फायदा क्या है और नुकसान क्या है, और पैसा इस जजमेंट के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये समझने की बात है कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है। क्लासिकल पर्सपेक्टिव में जो मैंने अभी आपसे बात की, मर्केंटाइलिज्म, मर्केंटाइलिज्म जो है वो डील करता है एक बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट के हवाले से। आप में से किसी को अगर पता होगी जी जीरो सम गेम क्या होती है या एक एब्सोल्यूट इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होती, आप हमेशा ये देखें कि दिस एम्फसिस किस बात के ऊपर है। रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है ना इंटरनेशनल रिलेशंस में, अगर आप लोगों ने किसी ने रखा हो या पॉलिटिकल साइंस भी आप में किसी ने रखी हो, तो यू वुड फिगर आउट कि जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है दैट बिलीव्स कि द स्टेट्स आर सेल्फिश। जनरली भी रियल स्कूल थॉट ये कहता है कि जी द इंडिविजुअल मैन, ह्यूमन बीइंग्स आर सेल्फिश, और स्टेट्स individually are very selfish and they only take decisions that will benefit them absolutely. तो हर स्टेट अपने इंटरेस्ट को परसू कर रही है। तो ये जो कैलकुलेशन है कि जी ये पॉलिटिकल डिसीजन हमने लेना है क्योंकि हमारी
इंटरेस्ट, इससे गेन्स हमारे इंक्रीज होंगे, एब्सोल्यूट गेन्स कैलकुलेट करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डिसीजंस रिलेटिव टू अदर स्टेट्स। अब जैसे आपको पता है कि कुछ साल पहले चाइना ने जो आपकी जो आर्क्यूपेलेगुस हैं उनके ऊपर फटा डाला हुआ था। उन्होंने बहुत सारे जो है ना आर्टिफिशियल आइलैंड्स जो हैं उनको बनाकर उन्होंने सी के कई एरिया को, या ईस्ट जो आपका चाइना सी के अंदर जो है ना, उन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस बड़ी इनहेंस कर दी। अब बंदा पूछे कि इस पे यूएस को क्या एतराज हो सकता है, बॉर्डर तो चाइना का लगता है, सी बॉर्डर्स चाइना के, तो व्हाई आर दे कंसर्न कि फिलीपींस की जो सी की जो लिमिट्स हैं उसके अंदर घुस के जाके चाइना ने जो है लैंड और सी की लिमिट्स क्लेम कर ली हैं। इसलिए बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स या सी ट्रेड रूट्स इन द वर्ल्ड। ये तकरीबन $8 बिलियन की जो ट्रेड की मूवमेंट है वो इस रूट के थ्रू होती है। तो इकोनॉमिकली अगर ये चीज कंट्रोल में चलेगी चाइना की, तो यूएस को एब्सोल्यूट इकोनॉमिक लॉस है इस डिसीजन से, या उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए उनको मसला होगा कि जी चाइना अपनी जो है साउथ चाइना सी के अंदर अपनी इन्फ्लुएंस को एनहांस कर रहा है बहुत ज्यादा। सो दैट इज व्हाई दे वुड बी अगेंस्ट इट। अब एक इंटरनेशनल सिस्टम है जीरो सम गेम। अब ये भी एक बात है सोचने की भी, आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिए कि जी आपको ये लग रहा है कि जी ये डिसीजन जो है हमारा, इसके ऊपर हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता, हमारा फायदा ही फायदा है, या एटलीस्ट बहुत ज्यादा फायदा है और नुकसान बहुत कम है। एक्सक्यूज मी प्लीज। जी अच्छा, सो होता क्या है कि अब जब आप जीरो सम गेम को देखते हैं, असल में इन रियलिटी इसको समझना थोड़ा सा इससे भी जरा मुश्किल है कि आपका बेनिफिट हर सूरत है और दूसरी पार्टी का कंप्लीट लॉस भी हर सूरत। दैट मीन्स कि योर बेनिफिट इज इक्वल्स टू देयर लॉस, कि उनका नुकसान होगा तो आपको बेनिफिट होगा। तो जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है वो इनिशियली यूएस के लिए एक जीरो सम गेम की पॉसिबिलिटी रखती थी कि उनका लॉस तो था, उनकी पब्लिक का लॉस भी था, उनकी इकोनॉमी का लॉस भी था, लेकिन उस एक्शन का एब्सोल्यूट बेनिफिट था यूएस इकोनॉमिकली, in terms of enhancing their influence in the region, हर लिहाज से। So the net change in wealth or benefit is in fact zero. अब ये थोड़ा सा समझने की चीज है कि अगर आप इसको इस तरह समझें, क्योंकि दिस इज टू डू विद इकोनॉमिक्स, कि अगर आप इसको एक फॉर्मूले की फॉर्म में देखें कि जी एक बंदे ने हमला किया, दूसरे बंदे ने इसको रेजिस्ट किया, डेडलॉक हुआ, एक पार्टी को का जो लॉस था एब्सोल्यूट वो दूसरी पार्टी के एब्सोल्यूट बेनिफिट में कन्वर्ट हो गया, और जो टोटल इस सिनारियो से जो एक बेनिफिट हुआ वो जीरो हो गया, कैंसिल आउट कर दी ना दोनों ने एक दूसरे की चीजों। तो दिस इज नोन एज जीरो सम गेम। फिर एक बहुत जो है मशहूर थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ इंटरडिपेंडेंस, कि जी दो स्टेट्स जो हैं अगर ट्रेड इस तरह करेंगी कि एक प्रोडक्ट मैं बनाती हूँ और मेरा नेबर दूसरी प्रोडक्ट बनाता है, और उसके पास वो प्रोडक्ट नहीं है जो मेरे पास है, और मेरे पास वो प्रोडक्ट नहीं है जो उसके पास है, और हम उसका ट्रेड करना शुरू कर दें, तो हम कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जा सकते, बिकॉज एक दूसरे की नीड्स पूरी करने के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो पीस विल प्रिवेल। पर इन रियलिटी सिचुएशन इससे बड़ी फर्क होती है। पॉलिटिकल डिसीजंस जो लिए जाते हैं या कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाता है, तो ये हो ही नहीं सकता कि कंप्लीटली इक्वल बार्गेनिंग पावर के साथ दो स्टेट्स आपस में बात करेंगे, क्योंकि सबकी इकोनॉमीज डिफरेंट है, सबके रॉ मटेरियल्स फर्क हैं, सबकी फाइनल बाय प्रोडक्ट्स फर्क हैं। तो अल्टीमेटली कंपटीशन के थ्रू चीजें डिसाइड होती है, नॉट थ्रू दिस सिंपल आइडिया ऑफ ट्रेड ट्रांसफर। let me move this a little. अच्छा जी, अब एडम स्मिथ वाज द फाउंडर ऑफ दिस आइडियोलॉजी, व्हिच इज के जी एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा दोनों पार्टीज को। यहाँ पे अगर आप
ट्रेड करेंगे, या डेविड रिकार्डो की थ्योरी ऑफ इंटरडिपेंडेंसी है जी, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जी आपस में ट्रेड करके एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट से बच जाए। ये कहा जाता है कि कोई तकरीबन $400 बिलियन की ट्रेड पोटेंशियल है पाकिस्तान और इंडिया की, और अगर वो एक दूसरे के साथ इस ट्रेड लिंक से जिस दिन कनेक्ट हो गए उस दिन हमारे मसाइल आपस में खत्म हो जाए। लेकिन क्योंकि उससे भी बड़ा एक गेन है जो हमारा इनके साथ है, दैट इज लैंड एंड टेरिटरी एंड इंपॉर्टेंट रीजन, जियोपॉलिटिकली वो इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कश्मीर। तो हम कैसे फिर वो $400 बिलियन के पीछे उससे भी बड़ा एडवांटेज गिव अप करते हैं। फिर हम बात करते हैं लिबरलिज्म कि जी पैरेलल टू द आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल थॉट, वो ये यहाँ पे बात की जाती है कि जो दूसरे एजेंट्स हैं इंटरनेशनल सिस्टम के, कि इट्स नॉट अबाउट सेल्फिशनेस। यहाँ पे बात की जाएगी अब फिर कंपैरेटिव एडवांटेज, जो मैंने भी आपसे थ्योरी की, थ्योरी ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, कि जब आप एक दूसरे को वो चीज प्रोवाइड करेंगे जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं, तो आप एक दूसरे के से कंपैरेटिव एडवांटेज पे हैं। तो एक पार्टी पे दूसरी आप पे हमला नहीं कर सकती। अगर हम इसको थोड़ा सा बिल्कुल सिंपलिस्टिक कर दें कि अगर आप सारा गंदम इंडिया को आपके पास से जा रहा होता, या कोई स्पाइस ऐसी होती जो आपकी तरफ से ही जा रही होती, तो इंडिया आपके साथ पंगा लेने से 10 दफा पहले सोचता, और अगर उनसे आप कोई चीज ट्रेड कर रहे होते तो फिर आप भी 10 दफा सोचते। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि क्योंकि जब आप एक दूसरे को डील कर रहे होते हैं इस तरह से पॉजिटिव सम गेम से, कि जी मतलब आप दोनों को दूसरे फायदा हो रहा है और दोनों पार्टीज को कोई एडवांटेज हो रहा है ट्रेड करने से, तो फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं जनरेट होगा। लेकिन अल्टीमेटली लाइक आई सेड, क्योंकि बार्गेनिंग पावर सेम नहीं होती, और ये तो बहुत एक आइडियल सी सिचुएशन है कि कोई एक चीज कोई मुल्क सिरे से ही ना बना रहा, तो कोर स्टेट्स के साथ ऐसा रिलेशनशिप आपका फिर भी हो सकता है। लेकिन टू थिंक कि जी कोई ऐसी एडवांटेजेस चीज नहीं है जो पाकिस्तान किसी स्टेट को प्रोवाइड कर सकता है और वो पलट के कहीं और से नहीं ले सकते, विच इज वाई ये जो दोनों टाइप्स ऑफ थ्योरीज हैं ये कोई इतनी फिट नहीं बैठती इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ। फिर आते हैं जी हम रजीम थ्योरी की तरफ, ये भी बात देखते हैं हम कि यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि जैसे पाकिस्तान है वो किसी रजीम को बैक कर रहा था, ये हर पूरी जो है आखिर दम तक जो है ना अमेरिका ये पढ़ता रहा कि पाकिस्तान इज सपोर्टिंग द तालिबान, दे आर नॉट लेटिंग देम बी डिस्ट्रॉयड इंटायरली, इनको बैकिंग है पाकिस्तान की। आई थिंक मोर देन वन ओकेजन इंक्लूडिंग द हक्कानी नेटवर्क जो है पाकिस्तान को ब्लेम किया गया फॉर सपोर्टिंग द अफगान तालिबान। तो अल्टीमेटली हमें उस रजीम से फायदा नहीं था जो वहां बैठी हुई थी। पाकिस्तान हैज नेवर ऑफिशियली सेड कि दैट वी सपोर्ट द तालिबान, वी हैव नेवर सेड दिस अदर देन द पॉइंट इन टाइम जब इनकी एक्चुअली काबुल पे हुकूमत आ गई थी, जो हमने रिकग्नाइज की थी और सऊदी अरब ने भी रिकग्नाइज की थी। तो होता क्या है कि रजीम थ्योरी ये बात करती है कि जी यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, रूल्स, गवर्नमेंट्स, बैंक्स की एग्जिस्टेंस, आपकी गवर्नमेंट के ऐसे इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटरी बॉडीज जो ये डिसाइड करती हैं कि जी किस तरह ट्रेड होना चाहिए, क्या पॉलिसी बननी चाहिए। यहाँ पे जो आपकी इतनी बड़ी बड़ी डिविजन्स हैं, कॉमर्स की डिवीजन है, आपकी एचआर की एस्टेब्लिशमेंट है, आपकी डिसीजन मेकिंग की कैबिनेट है, तो ये डिविजन्स क्या करती हैं, ये रूल्स, ये इंस्टीट्यूशंस क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि दे एग्जिस्ट, उनके लोग तो बैठ के आपकी पॉलिसी नहीं बना रहे ना, द जनरल पब्लिक इज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट द कंट्रीज पॉलिसीज आर, आपको पता ही नहीं है, यू डोंट नो कि हाउ थिंग्स आर फंक्शनिंग, कितनी कोई ट्रांसपेरेंसी है आपकी गवर्नमेंट ऑपरेशंस की, और कितनी कोई अवेयरनेस है एक पब्लिक के आदमी को कि गवर्नमेंट एक्चुअली चलती किस तरह चीजें प्रोसेस होती हैं, क्या रूल्स बनते हैं, कितना कोई कॉन्स्टिट्यूशनली चीजों को फॉलो किया जा रहा होता है, रूल्स ऑफ बिजनेस को कौन देख रहा है, ये इंफॉर्मेशन आम बंदे को तो नहीं पता होती। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये वो लिंक हैं, दैट regimes आर देयर, यानी कि योर हेड ऑफ स्टेट, योर एंटायर लीडिंग स्ट्रक्चर जो है आपका रूलिंग स्ट्रक्चर, वो बेसिकली डिसाइड करता है कि मुल्क को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो जब दो मुल्कों की रजीम्स आपस में बात करती हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर दो मुल्कों की पब्लिक आपस में इंटरेक्ट कर रही होती तो शायद किसी किस्म का ट्रेड या कॉपरेशन ना हो सकती।
So regimes exist to give stability to the international political system. चाहे वो चाइना की रजीम है, चाहे आप उसको देख लें किसी और कंट्री के अंदर, कोई वजह ही होगी ना कि आप नोटिस करेंगे कि जिस तरह के जो लीडर्स होते हैं या डिक्टेटर्स होते हैं, वहीं पे क्यों वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन पाए जाते हैं? Why are states that are led by single men more prone to these kinds of humanitarian interventions? Because it is hard to tackle one man. It is easier to negotiate with an entire government. क्योंकि वहां पर डिसीजन मेकिंग सोल एंड होली एक बंदे के हाथ में नहीं होती, वहां पे लॉबिंग आसान होती है, वहां पे एक सिस्टमैटिक थिंकिंग होती है, किसी एक शख्स की विम के ऊपर कोई डिसीजन टॉपल नहीं हो सकता, और उससे फिर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी नहीं जनरेट होती। इसलिए ये सारे ममालिक दे प्रेफर टू डील विद रिजीम्स, विद गवर्नमेंट्स रादर देन विद पीपल। अब वही बात वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी। अब मैंने आप लोगों को बताया था वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी का कि किस तरह से कोर में स्टेट्स हैं और पेरिफेरी में स्टेट्स हैं, और ये इसके जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, इसके अंदर आप में आई एम श्योर अगर किसी को पता हो कि बेसिस ऑफ कम्युनिज्म क्या है। कार्ल मार्क्स वाज ऑफ द जनरल ओपिनियन कि दुनिया और जो जनरली पब्लिक है आपकी, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू वेरी क्लियर सॉर्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल। एक वो जो आपके बोर्जवाजी हैं, विच इज आप इसको बोर्जवाजी जो है आपके, वो आपकी टॉप टियर है, जिन जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, यानी वो लोग, वो बिजनेसमैन या वो रिच पीपल दैट आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी जिनके हाथ में इंडस्ट्री है या जो चीजें बनाने का असासा रखते हैं या जिनके पास पैसा और पावर है। और फिर दूसरा है योर प्रोलिटरेट्स, विच इज योर वर्कर क्लास, जो कि काम तो कर रही है और उसको उनकी तनख्वाह उनको उतनी मिल रही है, लेकिन उनको इसका नेट बेनिफिट बियॉन्ड दैट वेजेस कुछ नहीं। तो अगर आप इसको लार्जर दुनिया के उसके ऊपर रख के देखें तो उसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि प्रो लिटरेट में फॉल करेगा, नॉट द बोर्जवाजी। हमारे पास नेट इनकम कोई नहीं है, हमारा पैसा इतना नहीं है, हमारी जो ग्रोथ है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, एंड वी आर बाय एंड लार्ज अ डेवलपिंग स्टेट। हम न्यूक्लियर पावर होने के बाद भी हम इकोनॉमिकली वी डू नॉट स्टैंड एनीवेयर व्हेन कंपेयर टू अदर पीपल इन आवर नेबर्स। तो अब वो कौन कौन है जी? इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री से निकल चुका हुआ है, उनकी जो ग्रोथ है वो 6 से 7% के दरमियान में रही है, और अब उनको हिट हुआ है कोरोना की वजह से। उनकी वरना ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत बहुत आगे है आपसे। तो होता क्या है कि जब आपकी इकोनॉमिक पावर इंक्रीज होती है तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स आपकी इन्फ्लुएंस भी इंक्रीज होती है और आपकी ग्लोबल पॉलिटिकल स्टैंडिंग इंप्रूव होती है, आपकी वर्डिंग का से, आपकी बातचीत का से हो जाता है। America's way of dealing with India is very different from the way America deals with Pakistan, because India is a booming market. उनकी ट्रेड कैपेसिटी, उनकी एचआर कैपेसिटी आपसे बहुत आगे, इसलिए जब भी आप किसी स्टेट को इंडिया से डील करते हुए देखेंगे तो इट वुड बी ऑन अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फुटिंग। कश्मीर का जो सारा इंसिडेंट हुआ है, you would notice कि जिस तरह से the globe has tackled Israel, उसी तरह से the globe has tackled Kashmir also. ये जो अब इनको 2 साल तकरीबन बेचारों को हिट होने लगे हैं फ्रॉम दैट, उनका स्टेटस उनसे छीन लिया गया, उनको लॉकडाउन ही एक तरह का वो फेस कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज बंद कर दी। किसी ने क्या कर लिया इंडिया का? कुछ भी नहीं कर सका कोई, बिकॉज उससे बियॉन्ड वो प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं कर सकते। उनकी इकोनॉमिक स्टैंडिंग एंड एज अ मार्केट दे आर सो ह्यूज, you can do absolutely nothing about this anymore. Pakistan, we cannot do anything about this, short of going to war with them, which we are not in a position to deal with. We cannot stop them from doing this. अब जैसे कि मैंने आप लोगों को हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी बताई थी इंटरनेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, अब इसको जरा पॉलिटिकल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में देखिए। हेजेमन वो है जो प्रोवाइड कर रहा है चीजें, यू कैन कंसिडर देम एज सॉर्ट ऑफ लाइक द हेड ऑफ द फैमिली,
कि अगर आपके घर में आपके, अगर इसको थोड़ा सा अगर हम जेंडर बायस के बगैर देखने की कोशिश करें, मैं एग्जांपल आपको दूं कि अगर आपके घर में आपके वालिद साहब पैसे कमाते हैं, तो जो वो उनकी वर्थ ज्यादा क्यों? शायद काम आपके वालिद साहब घर में कुछ ना करते हो, लेकिन क्योंकि ही इज द वन ब्रिंगिंग द मनी इन, तो हिज नेट वर्थ इन योर हाउस होल्ड वुड बी द हाइएस्ट। बात भी उनकी सुनी जाएगी क्योंकि पैसा उनके हाथ में है। अगर आपके वालिद साहब किसी दिन ये डिसाइड करते हैं कि जी ये घर में ये चीज खाने में अब नहीं बनी, हु इज गोइंग टू टेक अ स्टैंड इन फ्रंट? हो सकता है किसी में कोई बच्चा ज्यादा जरा तैश में आ जाए तो वो कहे कि नहीं मैंने नहीं ये खाना, तो योर फादर कैन रिएक्ट इन वन और टू वेज। ही कैन से कि ना खाओ, वो आपको भूख लगेगी, वन वे और द अदर यू विल हैव टू ईट। सो नाउ अप्लाई दिस sort of silly example to a larger global state कि हेजेमन जो है इस वक्त, आपका ग्लोबल हेजेमन जो है, उसका स्टेटस जो है वो अमेरिका के पास। दे आर इन फैक्ट अ प्रोवाइडर ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स। सबसे बेस्ट वेपनरी, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे बेस्ट मैन्युफैक्चर्ड चीजें, क्वालिटी ऑफ थिंग्स यू आर बीइंग जनरेटेड थ्रू दी स्टेट्स। उसमें टॉप पे अमेरिका है और बाकी कंट्रीज भी हैं, कनाडा भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, यूके भी है, एंड नाउ चाइना इज आल्सो फॉररनिंग कंपेटिटर। सो अब ये लोग आपको, दे आर द प्रोवाइडर्स ऑफ द गुड्स, कि इनके आप इनकी तरफ देखते हैं। अभी इस वक्त पाकिस्तान पे इतनी बड़ी क्राइसिस है कोरोना की, तो कौन वैक्सीन दे रहा है आपको? आप तो यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी स्टेट्स फॉर प्रोवाइडिंग यू विद दीज वैक्सीन। अगर वो किसी दिन आप जरा शोर करें या आप किसी ऐसे कंटेंशन इशू के ऊपर जरा रौला डाल के देखें क्या होता है। इट विल टेक देम लेस देन अ सेकंड टू कट यू ऑफ। वो आपकी सप्लाईज बंद कर देंगे, आपकी मेडिकल सप्लाईज दे विल शट डाउन कंप्लीटली। तो यू आर नॉट in a position to act out against them. You are the child who can stay hungry only for a day or two. But you cannot go against the father because he's the one bringing in the money. So this is how you look at it from a international perspective. अब remember this कि hegemons जो हैं वो अपने हिसाब से फायदा देते हैं, जो उनको लग रहा होता है। if they feel कि भाई ये स्टेट हमारी बात नहीं सुन रही, उन पे sanctions लगा देंगे। अब ईरान दुनिया की अंदर इतना ऑयल प्रोवाइड करता है कि मेनी स्टेट्स आर रिलायंट ऑन देम, लेकिन जब अमेरिका ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगाई, जो अभी ये इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जब्त कर ली थी और यूके की एक वेसल पे कब्जा कर लिया, जिस तरह की वो हरकतें वो करते रहते हैं। लेकिन अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि जब उनपे सैंक्शंस लगी तो मजबूरन बाकी दुनिया को जाके अमेरिका से इन वे परमिशन ही लेनी पड़ी ना कि भाई हमारी डेफिसिट हो जाएगा ऑयल का, आप हमें इनसे लेने दें। So this is the control and power that a hegemon has in a globe. कि भाई इस वक्त उस हेजेमन के पास पावर कितनी है कि वो अगर सैंक्शन लगाता है तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, यू हैव टू लिसन टू देम। और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हुए वो चीजों को इनिशिएट करते हैं। So this is how you have to look at it. This one slide will tell you the exact link between international political economy and international relations. और आईपीई रिलेटेड एलिमेंट्स इन दोनों के दरमियान में क्या आते हैं। ये टेबल इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड होपफुली आपको उससे समझ में आ जाएगा। वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी होती है जो आप आईपीई के अंदर देखते हैं, व्हिच इज पॉलिटिकल इकोनॉमी के थ्रू, कि किस तरह जो पुअर स्टेट्स हैं उनका सारे रिसोर्सेज जो है वो कोर स्टेट्स उनसे रॉ मटेरियल खरीदते हैं और महंगी चीजें बना के उन्हीं स्टेट्स को दोबारा बेचते हैं एट अ हायर प्राइस। तो उनको जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा हो रहा है और आपको हो रहा है एब्सोल्यूट लॉस, कि एक तो अपनी चीजों की जो प्राइस है वो भी कम पे दे रहे हैं उनको, और फिर उस पे जो आप उनसे खरीद रहे हैं वो महंगी है। ठीक है जी। सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ दीस टू टाइप्स ऑफ। मिस हम इस तरह का टेबल बना सकते हैं अपने एग्जाम में? जी बिल्कुल आप बना सकते हैं, एब्सोल्युटली, बल्कि अच्छा है अगर आप बनाए। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट टू स्लाइड्स इन समेशन, जो बातें मैंने अभी आपको बताई कि ये these are just pointers जो मैंने इस तरह से पुट अप कर दी थी, इनको आप लोग एज इट इज भी कोट कर सकते हैं कि ये चीजें हैं जो डील करता है आईपीई, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। नेक्सस बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक्टिविटी, distribution of power in the international economy. Remember this distribution of power is based on economic strength.
इक्विटी इन द इंटरनेशनल इकोनॉमी, यानी कि किसके पास बार्गेनिंग पावर कितनी और किसकी कितनी सुनी जाती। फिर इकोनॉमिक ऑर्डर एंड कोऑपरेशन, अब इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो WTO की जो पॉलिसीज हैं वो रेगुलेट करती हैं। अब मुझे बताएं कि कितना कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएस के खिलाफ कोई डिसीजन ले सकती है? बिल्कुल नहीं ले सकती, उनको फंड ही यूएस करते हैं। अगर कोई डिसीजन आप आईसीजे ले ले, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लेता है फॉर एग्जांपल, कई डिसीजंस आए हैं, निकारागुआ का जो इन्होंने जो या पैनामा का केस था, यूएस हारा हुआ है आईसीजे में, बट डिड दे लिसन टू आईसीजे? दे डिडंट हैव टू। सो इट इज अल्टीमेटली अप टू द हेजेमन, जिसके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, सुनी भी उसी की जाती है, पावर भी उसी के हाथ में। इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल इकोनॉमी। नाउ द लास्ट स्लाइड also deals with the same thing. अच्छा, नॉर्थ साउथ रिलेशंस, नॉर्थ साउथ में आपको बता दूं, नॉर्दर्न स्टेट्स आपकी वो हैं जो ऊपर की तरफ है, यानी वो कोर स्टेट्स हैं, वो आपका प्रोग्रेसिव वर्ल्ड है या जिसको आप वेस्ट कहते हैं। सदर्न स्टेट्स आपकी वो हैं जो नीचे आती हैं, दैट मींस स्टेट्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन द नॉर्दर्न स्टेट्स। सदर्न स्टेट्स आपकी वो गरीब ममालिक हैं जो दे रिलाई इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, एजुकेशन, एड के लिए दे आर रिलायंट और डिपेंडेंट ऑन द नॉर्दर्न स्टेट्स। सो नॉर्दर्न स्टेट्स जो है सारी, वो उस सिस्टम को मैनिपुलेट करती हैं टू कीप पावर विद देम एंड टू कीप दीज स्टेट्स एट एन डिसएडवांटेज। किस तरह से? आप बार्गेनिंग पावर सेम हो ही नहीं सकती। अब आपको मैं मिसाल देती हूँ कि एक फार्मर जो आपकी जो सदर्न स्टेट्स हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ का फार्मर क्या कमाता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है वो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू उतनी हो ही नहीं सकती। और वो ये किस तरह से करते हैं? क्योंकि जो नॉर्दर्न स्टेट्स है वो अपने फार्मर्स को सब्सिडाइज करती है, अपने फार्मर्स को सब्सिडाइज करती है ताकि इंटरनेशनल मार्केट में उनकी प्रोडक्ट जो है वो सस्टेन कर सके, एग्रीकल्चर को अपने सपोर्ट करती हैं। इसी तरह अगर गवर्नमेंट्स आके अपनी दुनिया में वो कोई भी फ्री मार्केट सिस्टम तो कहीं पे भी नहीं है, गवर्नमेंट्स अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करती हैं। तो जब आप अपनी गवर्नमेंट को, अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, तो कंपटीशन फेयर तो ना हुआ। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना जी कंपैरेटिव एडवांटेज का, कि जी ट्रेड करें, एक दूसरे को चीजें दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फ्री मार्केट हो, बिकॉज फ्री मार्केट इफेक्टिवली करता नहीं है ना कोई। नॉर्दर्न स्टेट्स अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करती हैं, अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करती हैं। आप देखिए, अगर एक फॉर एग्जांपल टोमेटो अगर यहाँ से जा रहा है, अगर फ्रांस जा रहा है, तो जो फ्रांस का टोमेटो है उसकी प्राइस को वो सब्सिडाइज करते हैं, तो फिर मार्केट में कंपेटिटिव एडवांटेज आपको तो खत्म हो गया ना उसी वक्त। आपके ऊपर वो टैक्स लगा देंगे, द टोमेटो दे आर गोइंग टू इंपोर्ट फ्रॉम यू, और उसकी प्राइस इक्विवेलेंसी कर देंगे अपने फार्मर्स के साथ, या अपने फार्मर्स की प्राइस थोड़ी सी रिड्यूस कर देंगे। तो उसका फायदा क्या होगा उनको, कि उनका एग्रीकल्चर या उनका फार्मर सफर नहीं करेगा, आप सफर करेंगे, आपको अपनी प्राइस और भी रिड्यूस करनी पड़ेगी। आप पहले ही कम पे बेच रहे थे, तो आप रहेंगे एब्सोल्यूट लॉस के ऊपर। ठीक है जी, so this is what we are talking about. So I'm going to stop the recording at this point and you can ask me one or two questions. इस मैंने आपसे पूछना था कि एप्स का क्या करें, लाइक